नमस्कार। दिल्ली और देश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। टिकट्स एक तरफ अनाउंस हो रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल अभी तक जेल में है। आज उनके केस की सुनवाई होनी है और साथ में दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। कल आपके कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, जो मीडिया गई थी उसके साथ भी क्या व्यवहार हुआ वो अजीबोगरीब है। ऐसे ही नहीं, हम प्रेस इंडेक्स में लगातार नीचे जा रहे हैं। एक फोटो लगातार आ रही है और लगातार उस फोटो को आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक प्रेस फोटोग्राफर का गला पकड़े हुए है, गर्दन पकड़े हुए है हमारी पुलिस। तो ये शायद हमारे समय जो प्रेस है और हमारे समय जो सरकार है, उसके बीच में जो रिश्ता है उसकी फोटो है, जिसमें सरकार का प्रतिनिधि प्रेस का गला पकड़े हुए है। आज अशोक जी फिर से हमारे साथ हैं, अशोक वानखेड़े जी, और इन्हीं सारी चीजों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। अशोक वानखेड़े जी, आज कोर्ट में क्या उम्मीद है? मामला गया है केजरीवाल जी का, पिछली बार उन्होंने खुद वापस ले लिया था, इस बार बहस होगी। क्या उम्मीद लग रही है? देखिए सर, मुझे कोर्ट से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईडी के केस में अक्सर हमने देखा है कि ईडी के केस में जल्दी जमानत नहीं होती। वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और वही चिदम्बरम ने किया हुआ पाप है वो। अब उसमें सब विपक्ष लोग ही भोग रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि कोर्ट्स कैसे चल रहे हैं ये भी आप जानते हैं। इवन सर्वोच्च न्यायालय की कुछ बेंच कैसे बिहेव करते हैं ये भी आप जानते हैं। ये जिनके निर्णय आते हैं तो समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे संज्ञान लेने की जरूरत तो इलेक्शन कमीशन को थी। यदि फेयर इलेक्शन आपको करवाने हम्म। हैं तो कम से कम ये तो एक कानून होना चाहिए कि एजेंसी का प्रकोप जो है, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, जब तक आचार संहिता लागू है, यानी अनाउंस होने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आने तक, कम से कम राजनीतिक दलों के नेताओं पे तो कम से कम सिकंजा ना कसा। ये तो अब बड़ा ऑब्वियस हो गया है कि जो नेता आपको भारी लगता है उसको आप ईडी का समन देके और उसको आप अंदर कर लीजिएगा। आश्चर्य की बात यह है कि जो केस बना है आम आदमी पार्टी का, वो केस के पैरेलल ऐसे सैकड़ों केसेस बीजेपी के खिलाफ लग सकते हैं यदि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मिलान करें। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मिलान करने के बाद तो ये ऑब्वियस लगता है। और हास्यास्पद बात यह है कि जिस शराब कांड में बीजेपी ने 100 करोड़ का आरोप लगाया, उससे ज्यादा पैसा तो बीजेपी को मिला है। क्योंकि इसमें जो ठेकेदार थे उनको जब आपने हाका लगवाया, क्योंकि मैं इसको हाका लगवाना बोलता हूँ, आजकल ईडी, इनकम जी। टैक्स, सीबीआई हाका लगाती है। पुराने जी। समय में जब राजा महाराजा जंगल में शिकार करने जाते थे तो वो मचान पे बंदूक लेके जाते थे बेचारे, और खड़े रहते थे, और बेचारे जो लोग थे, सारे सेवक, वो ढोल ढमाके पीट के जानवरों को उस साइड में पुश करते थे, ताकि फिर जानवर सामने आए, ऊपर से गोली मारे। गोली लगी नहीं लगी, महाराज की कोई दूसरा भी मार दे तो भी महाराज फोटो खिंचवाते थे। ऐसे असंख्य फोटो आपको दिखाई देते हैं। तो आजकल जी। ईडी सीबीआई हाका लगाती है। और ये जो करप्ट जानवर है हमारे राजनीति के, ये जब रेंज में आते हैं तो उनके गले में बीजेपी का गमछा डाल के उन्हें अपने साथ लिया जाता है। जो बीजेपी का गमछा नहीं पहनता फिर उसको गोली चलाई जाती है। तो उसमें गोली चलाने वाले में अनिल देशमुख भी थे, जिनको गोली लगी, केजरीवाल को गोली लगी, संजय सिंह को गोली लगी। यदि आज की भाषा में मनीष इसको सिसोदिया। ट्रांसलेट करूं तो अब यह है जी। कि भाई यदि आप हमारे साथ नहीं है तो आप जेल में हैं। ये बड़ा बड़ा ऑब्वियस हो गया है। तो ये कोई फेयर प्ले नहीं। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लेना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको कहते हैं। आप चुनाव के समय ही क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट फ्रीज करते हैं? एक राजनीतिक दल है जिसका एक विरासत है, जिसकी 3-3 राज्यों में सरकारें, जो 100 साल से ज्यादा जिसका इतिहास है। क्या आपको लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी रात को इंडिया छोड़ के बाहर चली जाएगी? इज इट पॉसिबल? यदि इनकम टैक्स ने अकाउंट फ्रीज किए थे और ये अकाउंट नहीं मेंटेन करते, मतलब इलेक्शन कमीशन चुनाव जब तक होते तब तक छोड़ देते, तो उसके बाद क्या उस पार्टी में चंदा ही नहीं आता? क्या उस पार्टी की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी? क्या उस प्रॉपर्टी का अटैच नहीं कर किया जा सकता था? लेकिन चुनाव के समय आप किसी का चंदा स्क्वीज करना या अकाउंट सीज करना, ये इस बात का द्योतक है कि आप डरते हैं उससे। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए। आपको वन पार्टी रूल चाहिए। आपको हम्म। युद्ध भी लड़ना है और सामने कोई चाहिए भी नहीं। और आपको विजय ऐसी ही घोषित करनी है कि देखो हम गए, इसमें कोई सामने एक आया ही मामला नहीं। जो बन रहा है अशोक जी, इसमें जो हाँ। एक मामला बन रहा है वो थोड़ा संवैधानिक संकट जैसा मामला है। एक लेटर आप जानते हैं अंदर से केजरीवाल जी का आया था। ये कहा गया कि जेल से उन्होंने लेटर भेजा है, आतिशी जी ने दिखाया। उसके बाद आतिशी जी के ऊपर केस इस बात का हो रहा है कि ये लेटर आपके पास पहुंचा कौन, लेकर कौन आया।
तो ये तो खैर है ही कि केस किसके ऊपर नहीं होना है और किसके ऊपर होना है, वो तो सब हो ही रहा है। लेकिन बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली का प्रशासन क्या जेल के अंदर से वाकई चल सकता है? और जो आज विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, अशोक जी, उसमें क्या ये कुछ जी। ये संविधानिक, मुझे लगता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरवेन करना चाहिए। देखिए, ये कानून का मसला है। जब तक वो आरोपी सिद्ध नहीं होते, तब तक वो आरोपी नहीं, मतलब मुजरिम नहीं, और आरोपी नहीं रह सकते ऐसा किसने कहा? जो भारतीय जनता पार्टी जो गुजरात को अपना रोल मॉडल मानती है, तो इस बातों में भी गुजरात को रोल मॉडल माने। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में एक मंत्री थे जिनका नाम था बाबू भाई बोखरिया जी। इनको जून 2013 में 3 साल की सजा, लाइमस्टोन माइनिंग में किसी कंपनी के लीज जमीन पे खुद ही माइनिंग करके बेचते थे। 54 करोड़ का मामला था। 3 साल की सजा होने के बाद भी ये मंत्री पद पे बने रहे और मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे। एक ऐसे आरोपी तो कई, माया कोडवानी 2002 की दंगों की आरोपी, 2002 में चुनाव जरा आरोपित थी वो। अब वो तो अरविंद केजरीवाल भी आरोपित थे, लेकिन आरोपित होने के बाद वो मंत्री बनी रही। वर्तमान कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 33% दागी लोग हैं जिनके ऊपर अपराध है, कुछ के ऊपर जघन्य किस्म के अपराध है। वो लोग इसलिए है कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन उनके और केजरीवाल के स्टेटस में मुझे कोई अलग फर्क नहीं दिखता। उनके ऊपर तो कुछ लोगों की डकैती, कुछ लोगों के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। इनमें तो भ्रष्टाचार का आरोप है। और भ्रष्टाचार का आरोप क्या है? आपने कमीशन के तौर पे चंदा लिया। तो फिर ये जो चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड से लिया गया, इसमें तो भाजपा मतलब कई सालों तक अंदर रही, भाजपा का अध्यक्ष, और यदि इन्हीं पे ये करना है, और फिर यदि संजय सिंह चेक लेके गया है तो संजय सिंह अंदर, यदि चेक रिसीव किया है उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने तो वो अंदर। तो ऐसे तो कई लोग अंदर जाएंगे बीजेपी के। जेल कब पड़ जाएगी अपने देश में, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, ऐसा वो क्लेम करते हैं। और इनके आधे लोग यदि जेल में चले गए तो जेलें कहां से रहेंगे? सवाल ये, क्योंकि जो 6,000 करोड़ का चंदा मिला है, वो चंदा 90% ऐसा ही मिला है ठेके के एवज में। इनकम टैक्स की रेड हो गई उसके बाद, और सबसे ज्यादा भयावह है 23 फार्मा कंपनियों ने 700 करोड़ से ज्यादा चंदा दिया, और उस 700 करोड़ में से ज्यादातर चंदा बीजेपी को मिला है, ज्यादातर। ये कंपनियां वो है जिनके सैंपल फेल हो गए, दवाएं खराब निकली। हाँ, वही खराब निकली। और दवाइयां कौन सी है? दवाइयां हार्ट अटैक वाली है, ब्लड प्रेशर वाली। कुछ दवाइयां ऐसी है कि जिनका कीमो के बाद इमीडिएटली, जिनको कीमो की साइड इफेक्ट रोकने के लिए दी जाती है। यदि ये सबस्टैंडर्ड और बेकार दवाइयां निकली तो ऐसे कई लोग मरे होंगे उस दवाइयों से। इनके ऊपर तो मर्डर केस चलानी चाहिए, लेकिन वो कंपनी आज भी शेयर मार्केट में लिमिटेड है, शेयर बिक रहे हैं और चौड़ा होकर धंधा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चंदा दिया और चंदा सत्ता पक्ष को दिया है। विभिन्न राज्यों में जहां राज्य सरकारें थी उनको भी चंदा मिला है, इसका मतलब उनका भी मुंह बंद किया गया है। तो ये ऐसे जघन्य अपराध है, ये तो कुछ भी नहीं। इसने तो दारू वाले से पैसा लिया, दारू वाले से पैसा लेकर कम से कम ज्यादा लोगों के, भाई दारू तब भी बिकती थी। आज गुजरात में दारू बंदी है, बिहार में दारू बंदी है, लेकिन अशोक जी आप मुझे बताइए, गुजरात और बिहार में आपको कौन सा ब्रांड कब चाहिए? बाकी आप छत्तीसगढ़ में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, कुछ ब्रांड अवेलेबल नहीं है। उन सरकारों ने ऐसा एक षड्यंत्र रचा है कि एक लिमिटेड ही ब्रांड मिलते। लेकिन आप गुजरात तो जहाँ दारूबंदी है, वहां तो कोई भी ब्रांड मांगिए, जो ब्रांड तमिलनाडु में मिलता है वो भी वहां मिलता है। इतना सुलभ सप्लाई लीकर का इन 2 दारूबंदी वाले राज्यों में। तो दारू तो बिकती है, चाहे बंदी रखो या नहीं रखो, ये सबको पता है। तो केजरीवाल ने तो दारू वाले से पैसा लिया, लेकिन इन्होंने तो उनसे पैसा लिया जो मौत के सौदागर थे। मोरली इनका मतलब, इनके ऊपर तो ज्यादा बड़ा केस बनना चाहिए। लेकिन इन्हें दारू वाले कांड से मतलब नहीं, इन्हें रिश्वत से मतलब नहीं है, क्योंकि इनके खुद के हाथ सने हुए। इन्हें मतलब है केजरीवाल से। केजरीवाल मतलब दिल्ली, केजरीवाल मतलब पंजाब, और केजरीवाल मतलब गुजरात। मैं अशोक जी गुजरात की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। केजरीवाल का 12% वोट परसेंट है गुजरात में,
गुजरात में, पंजाब में तो मान है, पंजाब में बहुत सालों से आम आदमी पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं कई। फिर उसके बाद वो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका था पिछले विधानसभा में। तो इनका एक वजूद था वहां, एक एक फौज है, कैटेगरी है एक नेताओं की। गुजरात में तो अभी अभी पदार्पण किया है। गुजरात में तो फेस सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का। और लोकल नेता अभी कारपोरेट लेवल के हैं, उनको वो पनपने में एक हाथ एमएलए होगा, जो अब विधायक का, वो जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है भरूच से। तो कुल मिलाकर गुजरात में कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है बीजेपी। बीजेपी, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी ने दिए हुए टिकट लोगों ने वापस किए। बीजेपी के टिकट वापस करने के मायने ये समझ लिए कि लोकल लोगों को लग रहा है कि हालत पतली। यदि गृह मंत्री देश के और प्रधानमंत्री, जो दो लोग पूरी पार्टी चला रहे, देश चला रहे, यदि उनके गृह राज्य में ही तकलीफ है तो वो तो आप उनको दिखाना है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल का अंदर दिल्ली और पंजाब से ज्यादा अरविंद केजरीवाल गुजरात में तकलीफ था, इसलिए उसको अंदर करना जरूरी था। तो ये गुजरात चुनाव लड़ने वाली गुजरात में बात जिस तरह नहीं से है ये। हुआ है सर, गुजरात हम्म, में जिस तरह से हुआ है, इसको साथ में ले लीजिएगा। साबरकांठा जैसी जगह जो पूरी तरह से आदिवासी इलाका है, आदिवासी वोट है, जो कांग्रेस का बेल्ट भी एक जमाने में रहा है, और पिछले विधानसभा में और उसके पहले की विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जबरदस्त जीत हासिल की थी या लोकसभा में, उसमें इसलिए ये भी एक कारण था कि आदिवासी जो है वो कांग्रेस से छिटक के बीजेपी के पास आ गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह भीखाजी भाई ने इस्तीफा दिया है बीजेपी से और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल। तो कुछ आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या नहीं गुजरात नहीं, में, कि गुजरात में आदिवासी देखिए, वोट और बाकी हर सब? राज्य में अशोक जी, यदि आप पूरे देश का जहां जहां बीजेपी है, खासकर काउ बेल्ट में कहो, या आजकल उसको राम बेल्ट बोला जा रहा है कुछ लोगों ने उसको राम बेल्ट बोलना शुरू कर दिया। मैं एक तमिलनाडु के नेता से बात कर रहा था तो बोले, दिस राम बेल्ट बीजेपी हैज द एज। आई सेड, हाउ डू यू कॉल द राम बेल्ट? बोले, काउज वी हैव आल्सो इन तमिलनाडु, काउज, हाउ कैन यू से अ काउ बेल्ट? So we also have people, those who manage the cows, and we have animal husbandry in our state. और मैं तो ताज्जुब लगेगा आपको कि यादवों की बहुत बड़ी जमात है तमिलनाडु में, बिल्कुल। बहुत बड़ी जमात। एक मेरे मित्र थे यादव, रवि यादव, बेहतरीन हम्म, कैमरामैन है, सिनेमाटोग्राफर है, इंडस्ट्री के माने हुए। जी और जी। अब्बास मस्तान की सब जो इतनी बड़ी हाई फाई टेक्निकल फिल्में होती है वही शूट करते हैं। और जब मैंने उनको पूछा कि आप तमिलनाडु में कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम ओरिजिनल आंध्रा के हैं, लेकिन तमिलनाडु में हम इतने लोग बसे हैं कि तमिलनाडु में एक दो एमएलए रहते हैं हमारे यादव। तो जी ये यादव की कम्युनिटी है, तो आप ऐसा काउ बेल्ट मत कहिए, उसको राम बेल्ट कहिए, क्योंकि बस राम के नाम पे ही ये लोग वहां जीतते हैं। तो आज आज मुझे बताइए, आपको यदि गुजरात में तकलीफ है, तो गुजरात में तकलीफ बाहर की और अंदर की है। देखिए, मोरवाड़िया कल तक बीजेपी का, कांग्रेस का था, अब आज बीजेपी का सांसद बन गया। तो बिल्कुल। वही हालत आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, बाहर की और अंदर की। वही छत्तीसगढ़ में मिलेगी, वही उत्तर प्रदेश में मिलेगी, वही बिहार में मिलेगी। ये जो मेजर राजस्थान में वही हालत मिलेगी। और उत्तराखंड में अभी सबसे समय, हिमाचल सबसे में सर शुरू वर्स्ट, हुआ है अभी। हाँ, हिमाचल में हो गई। उत्तराखंड में तो हम ये कहते थे कि कौन सी कांग्रेस जीतेगी, मोदी कांग्रेस जीतेगी या सोनिया कांग्रेस जीतेगी, ये हालत हो गए थे। और उसके बाद महाराष्ट्र में तो अथा, मतलब हास्यास्पद स्थिति है। महाराष्ट्र में एक ओरिजिनल बीजेपी है, एक शिवसेना बीजेपी जो शिवसेना से बीजेपी में आए, एक कांग्रेस बीजेपी है जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, एक एमएनएस बीजेपी है जो राज ठाकरे की पार्टी से बीजेपी में गए, एक शरद पवार की एनसीपी बीजेपी है। मतलब बीजेपी में 6 बीजेपी, और ये अपने अपने गुट के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उधर से गुट से आए, इधर गुट से रहते, एक दूसरे को पकड़ के। तो ओरिजिनल बीजेपी कहा। तो इसके पहले, मतलब 1 साल पहले मोहन भागवत जी ने भोपाल में अपने भाषण में कहा भी था कि बाहर के लोग जितने बीजेपी में आ रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बनी रही? मेरा ये मानना है कि जो आदमी कंटिन्यू जिस पार्टी में रहता है, नारायण राणे शिवसेना प्रोडक्ट है, वो किसी भी पार्टी में जाएगा, उसमें से शिवसेना बाहर नहीं निकलती। ही बिहेव लाइक ए शिवसैनिक, चाहे फिर वो कांग्रेस में हो, चाहे फिर वो बीजेपी में हो। तो अपनी विचारधारा तो जाएगी नहीं। रातों रात आप कमल ब्रांड तो हो नहीं सकते, भले ही आपने गले में गमछा डाला हो, लेकिन विचार बदलने में समय लगता है, विचार से ज्यादा कृति बदलने में समय लगता है। आप अशोक चौहान, क्या आपको लगता है कि संघ के ढांचे में बैठ के कल सुबह सुबह शाखा ज्वाइन कर लेंगे? जो आदमी साढ़े तीन ग्यारह बजे पीढ़ियों का सुबह उठता इतिहास है है, उनका तो, तीन जो पीढ़ियों का साढ़े ग्यारह इतिहास बजे है उठ उनका तो। जो 11:30 बजे उठता है, वो तो आज भी 11:30 बजे जी उठेगा। ये बिल्कुल। तो कभी बीजेपी वाला हो नहीं सकता। तो ये जो डाइल्यूशन हुआ है, ये डाइल्यूशन उन्होंने सिर्फ इसलिए किया है कि हर राज्य में सत्ता चाहिए। मोदी मोदी जी को बहुत जल्दी,
बहुत जल्दी है, पता नहीं क्या है। उन्हें लगता है कि मैं आज ही सब कुछ बन जाऊं, आज ही नोबेल प्राइज ले लूं, आज ही मैं पूरा देश कब्जा कर लूं, आज ही मैं संघ पे कब्जा कर लूं, आज ही मैं, मतलब ही उनके पास जैसा मानो समय नहीं। तो उस जल्दीबाजी में पार्टी का जो ओरिजिनल कैरेक्टर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस वजह से लोग विड्रॉ हो, आपको मतलब समझ में नहीं आता लोगों को कि कल तक हम जिनका पूरा 60 साल तक जिनका विरोध किया, आज उनके स्वागत में हम उठ के कैसे खड़े हो जाएंगे। ये अहम सवाल है हम्म, बीजेपी। इस वजह से सब दूर भागा दौड़ मची हुई है। तो एक तरफ आपके अपने कैडर नाराज, जो बाहर के लोग आए हैं उनको भी संभालना है, वो भी संभले नहीं जाते। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार को तो ले आए लोग, दोनों नहीं संभल पा रहे। एकनाथ शिंदे का एमएलए शिवतरे, उसने जाके बोल दिया कि मैं किसी भी हालत में अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। अजित पवार ने बोल दिया कि एकनाथ तुम्हारे लोगों को संभालो, नहीं तो तेरे बेटे के खिलाफ मैं लोग खड़े करवा दूंगा। इसको भी नहीं संभाल पा रहे अभी बीजेपी वाले। इसी बीच में उन्होंने देखा कि शिवसेना को भी साथ में ले लिया, एनसीपी को भी साथ में ले लिया, फिर भी महाराष्ट्र कब्जे में नहीं आ रहा है, सीटें 10 से आगे दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर राज ठाकरे 1% वाला उसको भी उठा रहा है। मतलब वो अब इतना भेड़ हो चुकी है पूरी पार्टी की, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए, आपको विचारधारा से मतलब नहीं है, और आपका कोई एजेंडा तो है नहीं। एजेंडा होता है तो विचारधारा के साथ जाता है, तो एजेंडा इंप्लीमेंट करने वाले लोग आप साथ में रखते हैं। आपका एजेंडा एक ही है, सत्ता में आना, और सत्ता में आने के लिए विपक्ष को नेस्तनाबूद करना। अब विपक्ष को आप बैलेट पेपर से नेस्तनाबूद नहीं कर सकते, आप विपक्ष को चुनाव से नेस्तनाबूद नहीं कर सकते, तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इससे आरोपित कर उन्हें जेल में डालो। चुनाव चुनाव तक ये जेल में रहेगा तो ये बाहर नहीं आएगा। चुनाव तक किसी के पैसा अटक जाएगा तो जेल में नहीं आएगा। और फिर झूठ बोल के एक प्रोपोगंडा तैयार करो और उस प्रोपोगंडे तक चुनाव निकालो। याद कीजिए यूपी के चुनाव में 128 करोड़ रुपए कैश मिली थी एक जैन के। हम्म, प्रधानमंत्री और मोदी जी, नड्डा जी, इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग इसको समाजवादी पार्टी का पैसा कहते थे। और वो यदि वो भाजपा के 128 करोड़ रुपए कैश समाजवादी का मिला तो अखिलेश बाहर क्यों है, समझिए। वाड्रा के बारे में आपने 8-8 घंटे चुनाव के समय 8-8 घंटे उनको इन्वेस्टिगेट करके रोज प्रेस रिलीज देते थे कि आज ऐसा हुआ और ये जेल जाएगा। और हरियाणा कोर्ट ने कहा कि भाई डीएलएफ ने और वाड्रा के डील में कोई इलीगल ऐसा हमको दिखाई नहीं देता। या हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया, और एफिडेविट देने के बाद डीएलएफ ने दबा के चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा बीजेपी को। ये सब, ये डेट का मैचिंग हो रहा है, मिलान हो रहा है। अब पता पड़ गया कि ये क्यों ऐसा एफिडेविट आया। आपने लाल डायरी का जिक्र किया राजस्थान, कहाँ है लाल डायरी? वेर इज लाल डायरी? उस लाल डायरी के चक्कर में तो अशोक गहलोत जेल में होना चाहिए, वो बाहर क्यों है? बिल्कुल। या तो वो लाल डायरी थी नहीं, झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री झूठ बोले तो फिर आदमी देखेगा किसकी तरफ। 500 करोड़ का एफिडेविट क्या हुआ? 500 करोड़ का एफिडेविट का प्रेस रिलीज ईडी ने दिया था चुनाव के समय। आज उस 500 करोड़ के एफिडेविट के चयन बघेल अंदर क्यों नहीं? सवाल ये कि ये सब फेक थी, ये सारी बातें फेक थी, तो फिर क्या ये घोटाला भी फेक है, सिर्फ केजरीवाल को अंदर डालने के लिए किया है? तो फिर ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही मुझे लगता है। अच्छा, जिस और तरह इसका से संज्ञान सर्वोच्च अमेरिका न्यायालय और ने लेना चाहिए। देखिए, मतलब माफ कीजिएगा, थोड़ी लिंक लग गई तो मैं बोलना चाहता हूँ हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल एक बोलिए। एक एक अशोक जी, क्योंकि आप हिस्टोरियन हैं, आपको तो बहुत सारी चीजें, आपको पुरानी जमाने की, जब से देश आजाद हो गया तब से आपके सामने पूरा ऐसा कच्चा चिट्ठा है। क्या आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका का भी उपयोग नोइंगली और अननोइंगली वर्तमान सत्ता पक्ष कर रहा है? बिल्कुल, वो दिख रहा है। और न्यायपालिका यूज हो रही, और उसका बेहतरीन उदाहरण चंडीगढ़ कांड है। चंडीगढ़ में जब उन्होंने देखा कि हमारे पास पर्याप्त मतदाता नहीं है, मेयर हमारा चुनाव नहीं हार जीत सकता, उन्हें कारपोरेटर खरीदने के लिए समय चाहिए था। जब समय मिल ही नहीं रहा तो पीठासीन अधिकारी ने कहा एकाएक, अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, एडमिट करो, एडमिट करो। और फिर 15 दिन बाद का टाइम दिया। फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा नहीं नहीं, 4 दिन के अंदर करो। फिर उसकी पीठ ठीक हो गई, वो आ गए। 4 दिन में उन्होंने देखा, फिर खरीद नहीं पाए। फिर उन्होंने जो कांड किया, तो अशोक जी मुझे नहीं लगता कि भाजपा में इतने बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वहां बड़े बड़े वकील हैं,
क्या उनको मालूम नहीं था कि ये कांड सर्वोच्च न्यायालय में धज्जियां उड़ जाएगी? बिल्कुल। फिर भी उन्होंने किया, क्योंकि उनको समय चाहिए था। फिर मामला हाईकोर्ट गया, फिर हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, बोला नहीं अभी बाद में देखेंगे। फिर वो सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो देखा। इस पूरे समय में 21 दिन गए और 21 दिनों में उन्होंने 3 लोग तोड़ दिए, आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर, वो मेजोरिटी में आ गए। तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी जब ये कह रहे थे कि मुझे चिंता होती है हॉर्स ट्रेडिंग की, अब अशोक जी यहाँ पे यदि सर्वोच्च न्यायालय ही चिंता करने लगेगा तो फिर हमारी चिंता का संज्ञान कौन लेगा? आम आदमी की चिंता का समाधान कौन निकालेगा? यदि डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए तो पेशेंट तो मरेगा ही। बिल्कुल। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उनको समाधान देना था उसे। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में लगने वाला समय, इसका एडवांटेज सत्ता पक्ष बाखूबी ले रहा है। ये न्यायपालिका की समझ में नहीं आ रही। महाराष्ट्र की सरकार बेहतरीन उदाहरण, हम्म। जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इलीगल सरकार, लेकिन सत्ता में है क्योंकि समय का खेल हुआ। और ये सर्वोच्च न्यायालय के बेंच के सामने तब बोला गया था कि आप समय मिलेगा इनको तो ये सरकार बना लेंगे। तब उसी बिल्कुल। बेंच ने कहा था कि हम यहाँ बैठे हैं। और जब सरकार फॉर्मेशन के समय फिर शिवसेना गई, उद्धव ठाकरे गए, तो उन्होंने कहा कि अभी प्रायोरिटी पे नहीं। तो क्या आपने सर्वोच्च न्यायालय के आशीर्वाद से सरकार बनी? ये सवाल उठेंगे। देखिए, हर स्तंभ को अपना काम ठीक करना होगा और नए नए समय के साथ नए नए गलियां ढूंढती जाएंगी। रोज नई गली ढूंढेगी सत्ता पक्ष, सत्ता में बने रहने के लिए। उस गलियों को कैसा ब्लॉक करना, ये न्यायपालिका का काम, ये कार्यपालिका का काम है। और यदि ये नहीं करते हैं तो फिर ये सारे रबर स्टैंप यदि बन चुके हैं, मैं माफी चाहता हूं और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं जो मैं खुद बोल रहा हूं उसकी। यदि ये रबर स्टैंप बन गए हैं या नोइंगली अननोइंगली उनके हाथ में खेलने वाले पपेट बन गए हैं, तो फिर मेरा लोकतंत्र है कहां? तो ये जो स्वीडन के रेटिंग एजेंसी ने कहा था ये चुनावी लोकतंत्र है, और फिर बाद में अगले साल उन्होंने कहा कि ये बुरा तानाशाही है, बुरी तानाशाही, अ बैड डिक्टेटरशिप एंड द इलेक्शन डेमोक्रेसी। बस चुनाव में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन फिर लोकतंत्र दिखता कहां? तो ये केजरीवाल का केस नहीं है। केजरीवाल जेल जाए, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया तो मैं बोलता हूँ आजीवन कारावास है, हमें कौन सा केजरीवाल से लेना देना है। लेकिन फिर बाकी भ्रष्टाचार के लोग यदि मैं बताऊं तो मतलब भयावह है। एक मंत्री है पुरुषोत्तम सोलंकी, ये टाड़ा में रह चुके हैं 2-2 बार, नासिक जेल। ये गुजरात गवर्नमेंट की मजबूरी है सर अशोक जी। चाहे केशुभाई की सरकार हो मंत्री, मोदी जी की सरकार हो मंत्री, अभी भी मंत्री है। और उनके भाई हीरा सोलंकी ये भी एमएलए। तो ऐसा नहीं आप दूध के धुरे हैं। 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी यदि आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री बन सकता है, और जिसको आपके गृह मंत्री कहते हैं कि दादा आप बहुत लेट हो गए, पहले क्यों नहीं आए, तो फिर 100 करोड़ का भ्रष्टाचारी तो बहुत ही छोटा पॉकेट मार है उस हिसाब से। डकैतों के आगे, जब डकैतों की जमात आपने गोद में बिठा के रखी है, तो किस नैतिक अधिकार से आप इस पॉकेट मार के लिए चिल्ला रहे हैं, यदि वो है तो? जिस तरह से इसलिए अमेरिका और जर्मनी का बयान आया अशोक जी, पहले हाँ, जर्मनी का बयान आया तो उसका तुरंत जवाब दिया गया केजरीवाल को लेके। उसके बाद अमेरिका का बयान आया कि होप की जस्ट इनके साथ और ठीक से सुनवाई वगैरह होगी, तो उस पर अभी कोई जवाब नहीं गया है। तो इस मामले के इंटरनेशनली जाने का कुछ मतलब आपको लग रहा है? मैं जानता हूं कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के बयान आते रहते हैं, नहीं लेकिन देखिए, विदेश में अमेरिका और जर्मनी में हिंदुस्तान में हुई एक गिरफ्तारी का संज्ञान लेना अपने आप में आपको थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल है, ये अलग ग्लोबल नहीं विलेज लगता है है? सर। मेरी बात हम्म। सुनिए ना,
जब जी। नरेंद्र मोदी कोई अच्छा काम करता है और अमेरिका का न्यूज़पेपर या अमेरिकन सरकार उसको बहुत बढ़िया उदाहरण के तौर पे पेश करती है, तो फिर हमारी देश क्यों नहीं कहती कि अमेरिका से क्या लेना देना हमको? ठीक बात। अमेरिका ने हमको महिमा मंडित किया, इससे कोई मतलब नहीं है। तब तो हम विश्वगुरु हो जाते हैं। हम्म। जब आप विश्वगुरु बनने की राह पे है, तो विश्व तो सवाल उठाएगा ना सर, बिल्कुल। कि आपने अपने आप को विश्वगुरु घोषित किया और सारा विश्व आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये आसाराम बापू का आश्रम थोड़ी है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी सराहना होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको आगे लिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये भारत की उपलब्धि यदि मानते हैं, तो भारत में कुछ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, मुझे याद है ओबामा जी जब आए थे, और ओबामा जी जाने के पहले जो उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया था, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, वहां अच्छी खासी सुना के चले गए वो भारत को। भारत की धरती पे अमेरिका के प्रेसिडेंट सुना के चले गए। G20 में अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी, तो वो तुरंत भारत से जाने के बाद वियतनाम या कहीं गए, वहां जाके उन्होंने बोला, वियतनाम में बोला। वियतनाम में बोला उन्होंने कि मैंने प्रधानमंत्री को क्या कहा। ये तो होगा है हमारे यहाँ, हम क्यों नहीं बोलते? फिलीपींस में अभी हमने आज चाइना के रुख को लेकर फिलीपींस का साथ दिया, तो हम भी तो कहते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में हम भी तो कूद पड़े ना। बिल्कुल, क्या हमें क्या भी जरूरत है रुक भाई पा कूद रहे। पड़ने की? हमारा मणिपुर तो संभाले नहीं जा रहा है हमसे, हम वियतनाम की आग बुझा रहे हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे में 6 मर्डर हुए हैं सर। 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय राजधानी में 6 घंटे हुए हैं, 6 मर्डर हुए हैं। क्या कर रही है हमारी और पुलिस? नड्डा जी के वाइफ की कार चोरी हो गई, अभी तक मिली नहीं। क्या मैं वही बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या आर वी हेडिंग फॉर अ बनाना रिपब्लिक? आर्थिक दृष्टया से तो हम बनाना रिपब्लिक हो ही रहे हैं, होने जा रहे हैं। छोड़ दीजिए उसको, कोई बचा नहीं सकता। क्या लॉ एंड ऑर्डर में भी हम ऐसा इतना नीचे गिर रहे हैं क्या? आज बंगाल में पीड़ित युवती से बात करते हैं आप, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को मातृशक्ति, महिला शक्ति ये शब्द उच्चारने की नैतिक अधिकार है? यदि मणिपुर में महिलाओं के साथ व्यभिचार होता है और वहां का मुख्यमंत्री कहता है इसे सौ टेप है, वीडियो है, बिल्कुल, देखा क्या हमने। नैतिक अधिकार है? क्या उनके गृह राज्य में, लॉ कॉलेज में, हॉस्टल में लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ भी व्यभिचार हुआ, जो पूरा कांड दबा दिया गया और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया? इतना बड़ा कांड हो गया, प्रधानमंत्री गृहमंत्री कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के पास वहां पे बीएचयू में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही व्यभिचार करते हैं, प्रधानमंत्री वो मातृशक्ति नहीं है। सिर्फ विपक्ष की राज्य जहां जहां है वहां के महिलाओं पे उत्पीड़ित होने पे ही मातृशक्ति जगती है। बीजेपी शासित राज्यों में मातृशक्ति है ही नहीं, ये माने हम। दिल्ली में महिला खिलाड़ियों के साथ जो कुछ हुआ, तब मातृशक्ति का प्रतीक नहीं लगा उनको? तो ये तो शक्तिहीन लोग हैं सही मायने में अशोक जी। ये शक्तिहीन है, इसीलिए इन्हें मातृशक्ति का, स्त्री शक्ति का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का, झूठ और फरेब का सहारा लेना पड़ता। यदि आप में दम हो चुनाव लड़ने का, और यदि वाकई आपने कुछ काम किया हो, तो इस देश की जनता, मैं बार बार कहता हूं, अशिक्षित है, अधनंगी है, भूखी है, प्यासी है, स्ट्रगलिंग है, बेरोजगार है, कई किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इस देश की जनता मूर्ख नहीं। इंदिरा गांधी को भी आईना दिखा दिया था जनता ने। तो आप अच्छा काम करिए, जनता आपको रिपीट करेगी। उसके लिए आपको पुलवामा जैसा होने दिया गया या हो गया पता नहीं, क्या करवाया गया ये तो अब मलिक साहब ही जाने और प्रधानमंत्री जाने, हम तो सुन ही रहे सिर्फ। जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर आप में शक्ति ही नहीं। आपने पता है आपने 10 साल में सिवाय बोलने के कुछ नहीं किया। आप मन की बात करते रहे, हवाबाजी करते रहे, बड़े बड़े सपने दिखाते रहे। कोर्ट ने राम का मंदिर बनाया तो अधूरे मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा करके राम आ गए करके चिल्ला नहीं रहे हो। ये देश को राम राज्य चाहिए। राम तो इस देश में पहले से ही था।
राम किसी मंदिर का मोहताज नहीं था, और जब राम मंदिर नहीं था तो रामनवमी नहीं मनती थी, ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल। सुबह ही राम राम से होती है, और रात को कभी कोई मिलता तो राम राम ही होता है। ये देश का कल्चर है। आप राम राम मत सिखाइए। तो कुल मिलाकर शक्तिहीन सरकार, एजेंडा नहीं है, इसलिए अंदर है। अभी आज अधिवेशन बुलाया है आम आदमी पार्टी ने हेल्थ को लेके, और उनको 10 मिनट सेक्रेटरी को मिलने की परमिशन मिली है, पत्नी को मिलने की परमिशन मिली है। वो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री एलजी को लगे तो एलजी निकाल दे उनको मुख्यमंत्री पद से, सरकार निकाल देना, बर्खास्त करे। क्यों आप हवाबाजी कर रहे हो और रास्ते पे उतर रहे हो? भाजपा की सरकार है, क्या प्रधानमंत्री गृह मंत्री इतने शक्तिहीन है और डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल से? अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने पे मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, ऐसा यदि उनको लगता होगा तो बर्खास्त करे सरकार को। उसके लिए बीजेपी को रास्ते पे उतरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी, मतलब कई बार हास्यास्पद लगता है, क्या दिल्ली के बीजेपी यूनिट को यह लगता है कि ऊपर बैठे हुए तमाम नेता जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो दिमाग से पैदल है? इनको रास्ते पे उतर उतर के बताना पड़ रहा है कि उनका इस्तीफा लो, उनका इस्तीफा लो। बर्खास्त कर दे सरकार, दम है तो बर्खास्त कर दे, गैर कानूनी है तो बर्खास्त कर दे। पेच फंसा है वो केजरीवाल। मैं केजरीवाल जी को हमेशा नरेंद्र मोदी जी का एकलव्य कहता हूँ। 2 कदम आगे है। वो द्वापर युग था सर, द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया, एकलव्य ने दे दिया। ये कलयुग है, या द्रोणाचार्य अंगूठा मांगेगा तो एकलव्य द्रोणाचार्य का सर उतार लेगा, अंगूठा दिखा देगा। अंगूठा दिखा देगा। तो ये कुल मिलाकर अभी स्थिति बड़ी विकट हो रही है, और दिस ऑल पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल इश्यूज है और पॉलिटिकल गिमिक्स है, मैं ये मानता हूँ। तो जब बीजेपी कर रही तो फिर आम आदमी पार्टी क्यों नहीं करे? उन्होंने भी अधिवेशन बुलाया। अब हेल्थ क्लिनिक और दवाइयां नहीं मिल रही है, केजरीवाल जी को जेल में जाने के बाद पता पड़ा। मतलब सिर्फ 8 दिन के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों तरफ से खेल खेला जा रहा है, पीसी जनता जा रही है। मुख्य जो इश्यूज है, महंगाई का, गरीबी का, एनवायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग का, दिल्ली में पोल्यूशन का, बेरोजगारी, ये तमाम इश्यूज कारपेट के नीचे चले। दुख इस बात का। तो असल खेल यही है कि उधर से भी खेल चले, इधर से भी खेल चले, ताकि जो असली इश्यूज हैं वो दबे रहें। और जितने एग्जाम्पल देकर अशोक जी ने बताया, और अभी इसमें वो 50 एग्जाम्पल और जोड़ सकते थे कि कैसे करप्शन के आरोपी लोग, जिनमें से कुछ को बाद में सजा हुई और कुछ को नहीं हुई, कुछ का केस चल रहा है और अनंत काल तक चल रहा है। अगर इसमें नाम जोड़ना हो सर, तो हम हिमंता बिश्वा शर्मा को भी जोड़ सकते हैं। क्लीन चिट तो अभी नहीं दी गई है, बस केस चलना बंद हो गया है। उनके ऊपर जो छापे पड़ रहे थे, केस हो रहे थे, वो सारा कुछ बीजेपी में आने के बाद बंद हो गया है। तो अगर आरोपों के आधार पर बर्खास्त करना है, तो हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि एक प्रदेश के संत मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के बाद अपने ऊपर आरोप ही सबसे पहले खत्म करा दिए थे, जो हटो केस थे वो हटा दिए। केस ही खत्म करा दिए थे। तो राजनीति में जो तमाशे होते हैं वो तो हम सब लोग जानते हैं। अब देखना यह है कि बिना मुख्यमंत्री की सरकार, या मुख्यमंत्री जेल में और सरकार बर्खास्त किया जाता है कि नहीं बर्खास्त किया जाता है, कोर्ट से क्या फैसला आता है। अशोक जी का कहना है कि कोई उम्मीद नहीं है, और जब मनीष सिसोदिया को बेल आज तक नहीं मिली, साल भर से ऊपर हो गया, संजय सिंह को भी काफी टाइम हो गया, तो उसी मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना अपने आप में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगा कि फिर बाकी लोगों को भी बेल देना पड़ेगा, जो शायद सरकार अभी नहीं चाहेगी, या शायद अब देखते हैं क्या होता है। और एक बहुत जरूरी बात की उन्होंने कि चिदम्बरम ने जो रोग लगाया था ईडी वाला, वो उसका सारा कुछ झेल रहे हैं। चिदम्बरम खुद जेल होके आए थे। तो ये बात भी याद रखनी चाहिए कि आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। ये जो प्रेसिडेंस आप सेट कर रहे हैं, ये जो नियमावलियां आप बना रहे हैं, ये जो सारा का सारा परंपरा बना रहे हैं, कल जब आपको झेलना पड़ेगा तो जेल के अंदर आपको भी उतना ही बुरा लगेगा। आज की बातचीत के लिए इतना ही। अशोक जी से लगातार हम इस तरह के मुद्दों पर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।